नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है जनरल अवेयरनेस ऑन एनवायरनमेंट फॉर एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन पार्ट 6। इस प्रैक्टिस टेस्ट में 10 सवाल हैं और वह सभी पहले एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और उससे पहले अगर आप एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके एनवायरमेंटल अवेयरनेस सेक्शन की तैयारी के लिए मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज प्रैक्टिस टेस्ट लेके आती हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following are members of 15 naturally occurring metallic chemical elements whose atomic numbers are between 57 and 71? तो अल्कली मेटल्स का एटॉमिक नंबर 57 से कम होता है और हैलोजेंस भी नहीं होगा, क्योंकि हैलोजेंस होता है वो नॉन मेटल होते हैं। तो ना अल्कली मेटल होगा और ना हैलोजेंस होगा। और यहाँ मेटल पूछ रहा है तो या तो लैंथेनाइड्स होगा या एक्टिनाइड्स होगा। और जिनका एटॉमिक नंबर 57 मतलब 57 से 71 के बीच में होता है वो होते हैं लैंथेनाइड्स। और अब थोड़ा पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये देखिए, ये अल्कली मेटल्स है। इसमें हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है जो कि मेटल नहीं है। बाकी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सभी अल्कली मेटल्स है। ठीक है, इसलिए ये सबका कलर एक रंग का है। और जो हैलोजेंस है वो यहाँ से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहां तक ये हैलोजेंस हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। ठीक है। और एक्टिनाइड्स क्या होते हैं? यहाँ पर एक्टिनियम से शुरू होता है, एक्टिनियम से एक्टिनाइड एटॉमिक नंबर 89 है, फिर 90, 91, 92 ऐसे करके 103 तक जाता है। और लैंथेनाइड्स जो मैंने आंसर बताया आपको, वो शुरू होता है लैंथेनम से, जिसका एटॉमिक नंबर है 57, और फिर 58, 59 से लेके ये जा रहा है 71 तक। तो लैंथेनाइड्स शुरू होता है लैंथेनम से और ल्यूटेशियम से अंत होता है 57 से 71, ये होता है लैंथेनाइड। तो ये पीरियोडिक टेबल का मैंने आपको एक रफ आउटलाइन दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई एन ऑप्शन दैट डज नॉट रिप्रेजेंट प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, यहाँ पर नॉट वर्ड पर स्ट्रेस दीजिएगा। प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, पुरातन। तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल हो सकते हैं माइकोप्लाज्मा हो सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकता है, और प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। जो प्रिमिटिव सेल नहीं है वो है स्पर्म। स्पर्म होता है मेल गैमेट, और मेल गैमेट एक एडवांस्ड सेल होता है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है। वो एडवांस्ड फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसका एक सेल होता है स्पर्म और दूसरा होता है ओवम। तो ये एक एडवांस्ड सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है। और अब इन सब के बारे में माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी और प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पर सही उत्तर यहाँ पर है स्पर्म। इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो माइकोप्लाज्मा क्या होता है? Mycoplasma is a genus of bacteria that lack a cell wall around their cell membranes. This characteristic makes them naturally resistant to antibiotics that target cell wall synthesis. They can be parasitic or saprophytic. तो ये एक तरह का प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है? ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है दैट ऑब्टेन एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस करने वाला एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको लिखते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन ये एक्चुअली एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है। तीसरा है ये प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो प्लूरोनिमोनिया क्या होता है? प्लूरोनिमोनिया इज अ लंग डिजीज ऑफ कैटल, मतलब गाय भैंस में होता है, फेफड़ों की एक बीमारी है। एंड शीप, कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स में सूजन हो जाती है जिससे बुखार आता है, जानवरों को उल्टी होती है, डिहाइड्रेशन होता है, सब होता है। इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स। तो बैक्टीरियम माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स होता है, वो ही होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये तीनों ही प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, लेकिन स्पर्म एक एडवांस्ड सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जियोलॉजी? ठीक है, फादर ऑफ जियोलॉजी कौन है? जॉन बटलर, अल्फ्रेड वीगनर, जेम्स हटन या आर्ट स्मिथ? सही उत्तर है जेम्स हटन। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि आपको रटना होगा। और यहाँ ध्यान दीजिए, फादर ऑफ जियोलॉजी है, जूलॉजी नहीं है। फादर ऑफ जियोलॉजी इज जेम्स हटन, इसको याद ही करना होगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, the bare ground between plants is covered with a layer of organic matter in order to retain soil moisture. This method is called mulching, rock dam, shelter beds या contour barriers. तो मल्चिंग का प्रोसेस होता है जिसमें कि घास या ऑर्गेनिक मैटर किसी भी तरह का वो खाली जमीन के ऊपर डाल दिया जाता है ताकि उसका मॉइस्चर ना उड़े धूप से। ठीक है, तो उसको कहते हैं मल्चिंग। आंसर होगा 1। रॉक डैम, शेल्टर बेड्स,
और कॉन्टूर बैरियर्स, ये क्या होते हैं ये हम अभी जानेंगे. अ रॉक डैम इज एन एम्बैंकमेंट दैट इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ ड्रेनेज वे और अदर सुटेबल लोकेशन फॉर कलेक्टिंग सेडिमेंट्स. तो ये रॉक डैम है, ये पानी के इर्द गिर्द यहाँ पर रॉक पत्थरों से एक बांध की तरह बना देगा ताकि जो सेडिमेंट्स हैं जो बाहर से दूसरे जगह से जो सेडिमेंट्स है वो यहाँ ना पहुंचे और यहाँ के भी सेडिमेंट्स बाहर ना जाएं. ठीक है, ये पानी के इर्द गिर्द पत्थरों से बना दिया है रॉक डैम. Shelter beds are linear plantings of multiple rows of trees or shrubs established for environmental purposes such as protecting farmstead and livestock areas, saving energy and to enhance wildlife habitat. तो shelter beds क्या होते हैं कि बीच बीच में ये खेत है और बीच में एक ये पेड़ों की या झाड़ियों की कतार है, फिर खेत है, फिर पेड़ों की झाड़ियों की कतार है. तो ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए या जो भेड़ बकरियां हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर ये पेड़ों की कतार रखी जाती है. तो ये होता है शेल्टर बेड्स. और कॉन्टूर जो एम्बैंकमेंट है या कॉन्टूर फार्मिंग है, एक ही बात है. वो क्या होता है, ये सीढ़ी नुमा खेत, ये घुमावदार, कॉन्टूर मतलब घुमावदार, तो ये घुमावदार सीढ़ी नुमा खेत है. इससे क्या होता है, पानी अगर यहाँ पर है तो नीचे आते 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 पानी भी और सेडिमेंट्स भी सब सॉइल में अब्सॉर्ब होंगे और एकदम से धड़ाल्ले से नीचे नहीं गिरेगा. ये होता है कॉन्टूर. ठीक है, तो आप समझ गए. मेरा मकसद होता है कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ उसको आप पूरी तरह से समझें. और ये सोर्सेस है जहां जहां से वो फोटो और इन्फॉर्मेशन ली गई है वहां के सोर्सेस मैंने मेंशन किए हैं क्योंकि ये जरूरी होता है. क्वेश्चन नंबर 5. हस्क ऑफ अ कोकोनट इज मेड ऑफ टिश्यू. कोकोनट का हस्क, कोकोनट की जो छाल होती है वो किस टिश्यू का बना होता है? कॉलनकाइमा, जाइलम, स्केलेरनकाइमा या पैरेन्काइमा? सही उत्तर है स्केलेरनकाइमा. स्केलेरनकाइमा क्या होता है इसके बारे में भी जान लीजिए. The husk of coconut is made of sclerenchymatous tissue. It has thick-walled, usually lignified cells which form the outer protective covering of fruits and nuts. तो जब फलों के जो outer protecting covering होती है वो एकदम मजबूत और मोटी होती है, वो sclerenchyma tissue से बना होता है. It is also known as supportive tissues of plant as it provides mechanical stiffness and strength. और ये जो sclerenchyma tissue होता है ये सपोर्टिव टिश्यू होता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है जो कि स्ट्रेंथ देता है प्लांट को, कड़ा होता है ताकि उस पे जो दूसरे जीव जंतु हैं वो आसानी से उसे प्रहार ना कर सके. जैसे नारियल का जो छाल होती है बाहर की इतनी कड़ी होती है कि उसमें बाहर से कोई जानवर या चिड़िया या कीड़े मकोड़े नहीं लग सकते हैं. ठीक है, तो और इसमें क्यों होता है ये इतना स्ट्रॉन्ग? क्योंकि इसमें लिग्निन होता है और लिग्निन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स. लिग्निन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ इन प्लांट टिश्यूज. और प्लांट के जो सेल वॉल होते हैं उसमें लिग्निन होता है, वो एक तरह का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर होता है, एक कंपाउंड होता है जो कि सेल वॉल को मजबूती देता है. तो वही लिग्निफाइड टिश्यू होता है, वो स्केलेरनकाइमा होता है जिससे की कोकोनट की छाल या पेड़ों की छाल बनी होती है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following options is not correct about plant cells? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो प्लांट सेल्स के बारे में सही नहीं है? ठीक है. A, cell wall of a plant cell is made up of cellulose. तो ये तो सही है, सेल वॉल प्लांट सेल का है और सेल्यूलोज का ही बना होता है. B, the plant cells cannot divide by mitosis. ये झूठ है. माइटोसिस मतलब सोमैटिक सेल्स में जो सेल डिवीजन होता है उसको माइटोसिस कहते हैं और प्लांट सेल में सारे सोमैटिक सेल्स माइटोसिस के द्वारा ही बढ़ते हैं. तो ये तो यही गलत है, तो आंसर भी होगा 2. बाकी अ प्लांट सेल यूजुअली कंटेन्स लार्ज वॉल्यूम्स, लार्ज वैक्यूल, ये भी सही है, वैक्यूल बड़ा होता है प्लांट सेल में. जनरली ऑल प्लांट सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट, मतलब क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गेनेली होती है जिससे कि कुछ एल्गी और प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं. तो ये भी सही है. ठीक है, तो सब कुछ सही है, सिर्फ ये जो 2 है द प्लांट सेल कैन नॉट डिवाइड बाय मिटोसिस, ये सही नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर. एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स? किस माउंटेन के द्वारा, किस पर्वत के द्वारा एशिया और यूरोप बटा हुआ है? हिमालयन? नो, क्योंकि हिमालय पूरी तरह एशिया में ही है. एंडीज माउंटेन जो है वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है. ठीक है, तो ये भी नहीं. एल्प्स जो माउंटेन रेंज है वो पूरी तरह यूरोप में है. यूरल माउंटेन रेंज है जो एशिया यूरोप के बीच में है और यही दोनों को डिवाइड करता है. आंसर 4. क्वेश्चन नंबर 8. यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी इनॉग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी प्लांट इन गुजरात, राजस्थान, पंजाब या महाराष्ट्र? इसका सही उत्तर होगा पंजाब, क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा कैटल, सबसे ज्यादा खेती होती है, गाय भैंस होती है और इस वजह से जब वहां गाय भैंस ज्यादा होती है तो वहां बायोगैस प्लांट लगाने की संभावना भी ज्यादा होती है क्योंकि गोबर से बायोगैस बनता है. ठीक है,
क्वेश्चन 9, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड कह रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। Compounds of carbon having a single bond between their carbon atoms are called unsaturated compounds. जब कार्बन एटम दो का कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तब वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, ऐसा ये कह रहा है। तो ये सही नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं है, क्योंकि सैचुरेटेड कंपाउंड होता है अगर दो कार्बन एटम के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो, ना कि अनसैचुरेटेड। दूसरा स्टेटमेंट है, compounds of carbon having double bond or triple bonds between their carbon atoms are called unsaturated compound। ये सही है और आंसर भी 2 ही है। जब दो कार्बन एटम के बीच में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, तब वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। अनसैचुरेटेड का मतलब उसमें और बॉन्ड्स और एलिमेंट से रिएक्ट करने की संभावना प्रबल होती है, क्योंकि कार्बन में दो अगर और 3 बॉन्ड अगर है दो कार्बन के बीच में, तो जैसे ही कोई हाइड्रोजन आएगा, वो कार्बन के बीच में बॉन्ड्स टूट जाएंगे और वो हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। क्योंकि वो डबल बॉन्ड था या ट्रिपल बॉन्ड था, तो वो अनसैचुरेटेड था, और हाइड्रोजन से जुड़ने के बाद वो सैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक, ऐसा ही तीसरा स्टेटमेंट है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन देयर ऑक्सीजन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये भी सही नहीं है। Compounds of carbon having double or triple bonds between their hydrogen atoms are called unsaturated compounds। तो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड कभी नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है हर हाल में, तो इसका तो कोई लेना ही देना नहीं है। ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। ठीक है, आखिरी सवाल पर बढ़ते हैं। Who conducted X-ray spectroscopic study of a large number of elements and showed that the frequency of X-rays emitted by an element is related to the atomic number Z rather than the atomic mass। तो किस साइंटिस्ट ने एक स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी किया और ये पता लगाया कि जो एक्सरे इमिट करता है कोई भी एलिमेंट, वो एटॉमिक नंबर से जुड़ा हुआ होता है, ना कि एटॉमिक मास से। तो ये किसने किया? लॉसर मायर, डिमिट्री मेंडलीव, हेनरी मूजली या जोआन डॉबरीनर? और सही उत्तर है हेनरी मूजली ने ये एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया था। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले प्रैक्टिस टेस्ट में। आपको ऐसे और प्रैक्टिस टेस्ट के लिए और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से रिलेटेड और जानकारी के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेकआउट करें, वहां आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी और प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।